हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अधूरी शादी भाग 1। पर डैड, ऐसे कैसे मैं शादी कर लूं? मतलब ना मैं उसे ढंग से जानता हूं, ना मैं उससे ज्यादा मिला हूं। फिर ऐसे कैसे आप अचानक से ये फैसला ले सकते हो? कार्तिक, मैं तुम्हारी कैफियत समझता हूं, पर तुम भी तो यहाँ के हालात देख ही रहे हो ना। ऐसे में अगर आज ये शादी नहीं हुई तो सब कुछ बिखर जाएगा। मेरे दोस्त तो जीते जी ही मर जाएगा। पर डैड, मॉम, आप तो डैड को समझाइए। कार्तिक, बेटा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं। जब से लड़के वालों ने शादी के लिए मना किया है, भाई साहब की तबीयत बिगड़ गई है। ऊपर से बाहर सारे मेहमान भी आ चुके हैं। ऐसे में अगर अभी शादी नहीं हुई तो भाई साहब की बहुत बदनामी होगी। माही बेटियां की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। पर माँ, मैं ही क्यों? यहाँ तो बहुत सारे लड़के हैं, युग भी तो है। आप उससे उस लड़की की शादी करवा दीजिए। वे दोनों तो फ्रेंड भी हैं। नहीं करवा सकते, क्योंकि तुम बड़े हो, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। उसे बोलता तो वह मना भी नहीं करता, पर शायद तुम्हें अपनी मनमानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक है डैड, चलिए, पर केवल शादी, इसके अलावा मुझसे और कुछ की उम्मीद मत करिएगा। मुंबई के जाने माने बिजनेसमैन अमरिंदर प्रताप सिंह अपनी पत्नी वंदना सिंह और दोनों बेटे कार्तिक और युग के साथ अपने बचपन के दोस्त उमाकांत के यहाँ आए थे। आज उमाकांत जी की बेटी माहिरा की शादी होने वाली थी, पर एंड टाइम पर लड़के वालों ने 10 लाख रुपए कैश की डिमांड कर दी। उन्होंने फोन किया था कि अगर उमाकांत जी पैसे का बंदोबस्त कर लेंगे तभी बारात आएगी, वरना नहीं। अब उमाकांत जी साधारण शिक्षक थे। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना उनके लिए असंभव था। बाहर मेहमान आना शुरू हो गए थे। यह सोचकर वे बहुत परेशान हो गए। उनके सीने में दर्द होने लगा। अमरिंदर जी ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। माही का भी रो रो कर हालत खराब थी। वंदना जी उसे किसी तरह संभाल रही थी। वंदना जी की अपनी कोई बेटी नहीं थी, तो वे माही को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। उनसे माही की हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अमरिंदर जी को साइड में बुलाकर माही की शादी कार्तिक से करवाने को बोला। अमरिंदर जी भी शुरू से ही मन माही में अपने बहू की छवि देखते थे, परंतु कार्तिक के स्वभाव के कारण कुछ नहीं कह सके थे। परंतु आज की परिस्थिति को देखकर उन्होंने कार्तिक को इस शादी के लिए किसी तरह से तैयार कर लिया। अमरिंदर जी ने उमाकांत जी को अपने इस फैसले से अवगत कराया, तो उन्होंने उनके सामने हाथ जोड़ लिया। कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कहानी को आज तुमने फिर से दोहरा दिया। तो अमरिंदर जी ने उनको गले लगा लिया। वंदना जी की आंखों में भी आंसू आ गए। भाई साहब, मैं तो शुरू से ही माही को अपनी बेटी बनाना चाहती थी। जब माही से पूछा गया तो उसने भी सहमति से सर हिला दिया। फिर से फेरों की रस्में शुरू की गई। सब कुछ जल्दी जल्दी किया जाने लगा, क्योंकि उमाकांत जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। माही का रो रो कर बुरा हाल हो गया, तो वंदना जी और युग ने किसी तरह से चुप कराया। घर आकर उमाकांत जी के अंतिम संस्कार प्रक्रिया शुरू की गई। इस सब में युग पूरी जिम्मेदारी से माही का साथ दिया। कार्तिक को तो जैसे इस सब से कोई मतलब ही नहीं था। सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाने के बाद अमरिंदर जी अपनी पत्नी, दोनों बेटे और अपनी बहू माही को लेकर वापस मुंबई लौट आई। घर पहुंचने पर जब सब घर के भीतर आने लगे तो वंदना जी ने कार्तिक और माही को दरवाजा पर ही रोककर खुद अंदर चली गई। उन्होंने युग को भी अंदर बुला लिया।
सर्वेंट्स को पहले ही फोन करके सारी तैयारियां करके रखने को बोल दिया था। जब वे बाहर आई तो उनके हाथ में आरती की थाल और चावल भरा कलश था। युग पीछे से अलता भरा हुआ थाल लेकर आया। यह देख कार्तिक भड़क उठा। ये सब क्या है मॉम? मैंने आपको पहले ही इस सब के लिए मना किया था, तो फिर ये सब क्यों? इस पर युग मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी भैया, ये तो बस आपके और हमारी प्यारी सी माही की वेलकम का प्रोसेस हो रहा है। आखिर माही पहली बार अपने ससुराल आ रही है तो आज कुछ अलग सा होना तो बनता है। वंदना जी, हाँ तो नहीं बहू, ऐसे कैसे बिना गृह प्रवेश के अंदर आएगी? कार्तिक, ठीक है मॉम, जो करना है जल्दी कीजिए, वैसे भी मैं बहुत थक चुका हूँ। वंदना जी दोनों का आरती उतारी और माही से कहा, बेटा दाहिने पैर से इस कलश को गिराते हुए इस थाल में पैर रखकर अंदर आओ। माही धीरे से कलश गिराते हुए अलता वाले थाल में पैर रखा और फिर धीरे से अलता लगे पैरों का निशान पीछे छोड़ते हुए अंदर आ गई। वंदना जी दोनों को पूजा घर में ले गई। भगवान को प्रणाम कर माही वंदना जी अमरिंदर जी को भी प्रणाम किया। इसके बाद कार्तिक अपने रूम में चला गया। अमरिंदर जी माही के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा कार्तिक और युग की तरह आज से यह तुम्हारा भी घर है। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर यहाँ रहोगी। वंदना जी, हाँ मेरी प्यारी बेटी। युग और मोम, मैं और भैया। वंदना जी उसके सर पर भी हाथ रखते हुए बोली, हाँ तुम दोनों भी। युग, माही, मैं दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस पर वंदना युग का कान पकड़ते हुए बोली, वो अब तुम्हारी भाभी है, उसे अब भाभी बोलो। युग, माँ आप भी ना, कान तो छोड़ो, दर्द करता है। पर माँ, माही तो उम्र में मुझसे छोटी है, इसलिए मैं तो उसे माही ही बोलूंगा। क्यों माही, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? माही, माँ बोलने दीजिए ना, जो इसे पसंद है। ये हमें जो भी बोलेंगे हमें अच्छा ही लगेगा। अमरिंदर जी, वंदना जी माही को कार्तिक के कमरे में ले जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेगी। सफर में थक गई होगी मेरी बच्ची। उसी समय कार्तिक भी नीचे आ गया। उसने माही को उसके कमरे में ले जाने वाली डैड की बात सुन ली। उसने गुस्से से वंदना जी की ओर देखकर बोला, मेरे रूम में क्यों? वंदना जी, बेटा अब वो तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे रूम में ही रहेगी। कार्तिक, मॉम प्लीज, मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूँ, मैं इस शादी को नहीं मानता। आप लोग मेरे साथ अब और जबरदस्ती नहीं कर सकते। और हाँ, मेरे रूम में तो क्या, ये लड़की मेरी नजर के सामने भी नहीं आनी चाहिए। अमरिंदर जी गुस्से से चिल्लाए, आप माने या ना माने, माही आपकी पत्नी है। इस पर कार्तिक गुस्सा में घर से बाहर निकल गया। यह देख माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो पूरे मन से इस शादी को स्वीकारा था, फिर भी अपने मन को कड़ा कर वह अमरिंदर जी और वंदना जी के पास आकर उनके पैरों में बैठ गई। माँ, बाबा, आप लोग इस तरह उदास मत होइए। जिस परिस्थिति में हमारी शादी हुई है उन्हें वक्त लगेगा इसे समझने में। फिर वो तो मुझे जानते तक नहीं हैं। फिर ये भी तो हो सकता है कि शादी को लेकर उनका कोई अलग नजरिया हो और आप लोगों ने अचानक से उन्हें शादी के लिए राजी करवा दिया हो। ऐसे में अगर वो इस शादी को नहीं मानते तो कोई बात नहीं। आप लोगों ने अभी भी मुझसे कहा था ना कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो क्या मैं आपकी बेटी बनकर यहाँ लोगों के साथ नहीं रह सकती? उसकी बात सुनकर अमरिंदर जी फकर से बोले, देख रही ना वंदना जी, कितनी समझदार बच्ची है। ये भगवान की कृपा से हम सबको ये हीरा मिला है, पर आपके लाडले को तो उसकी पहचान ही नहीं है। अभी ये सब छोड़िए ना बाबा, वैसे भी बाबा के बाद आप लोगों के अलावा और कोई मेरा अपना तो है नहीं जहां मैं जाकर यह कह सकूं। माही ने उनका हाथ थामते हुए बोली। वंदना जी ने भी उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, हमने केवल कहा ही नहीं बल्कि
दिल से भी तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। युग भी वहीं आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, और मैं तो पहले से ही तुम्हारा दोस्त हूँ, और तुम भैया की चिंता मत करो, वो अभी तुमको जानते नहीं हैं। जब वो तुम्हें पहचान जाएंगे तो अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करेंगे। यह सुनकर माही सिर उठाकर उसका चेहरा तकने लगी तो वे हल्के शरारत भरे लहजे में फिर बोला, ऐसे क्या देख रही हो, भरोसा नहीं हो रहा? तुम्हें तो कभी मेरी बात पर भरोसा होता ही नहीं। ऐसा करो तुम कि मेरी बात लिख कर ही रख लो तुम। वो केवल ऊपर से रूढ़ है, अंदर से उनका दिल बहुत कोमल है। यह सुनकर माही हल्के से मुस्कुरा दी। इस पर वंदना जी भी बोल पड़ी, हाँ बेटा, युग सही कह रहा है। मेरा कार्तिक हमेशा से ऐसा नहीं है, वो तो अभी गुस्सा में है, इसलिए ऐसा बोल गया। तुम उदास मत हो, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं उससे बात करूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम तब तक कमरे में जाकर आराम करो। इस पर माही धीरे से बोली, माँ, मैं क्या कहती हूँ कि जब तक वो मुझे अपने मन से अपना नहीं लेते तब तक मैं भी दूसरे कमरे में ही रहना चाहूंगी। युग ने भी उसे सपोर्ट करते हुए कहा, माँ, मुझे भी लगता है कि माही सही कह रही है। इस वक्त भैया बहुत गुस्से में हैं, ऐसे में हो सकता है भैया का गुस्सा और भी बढ़ जाए, इसलिए अभी के लिए बेहतर होगा कि माही उनके सामने नहीं जाए। वंदना जी इस पर थोड़ी उदास तो हो गई, फिर उन्हें भी यही सही लगा। उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। यह देख युग बोला, तो ठीक है माँ, माही आज मेरे कमरे में सो जाएगी, मैं पापा के स्टडी रूम में सो जाऊंगा। कल आप मेरे बगल वाला रूम माही के लिए रेडी करवा दीजिएगा। ठीक है बेटा, माही को कमरे में ले जाओ। वंदना जी ने कहा तो माही युग के साथ उसके कमरे में आ गई। माही, तुम फ्रेश होकर आराम करो, बाकी सुबह मिलते हैं, कहकर युग वहां से चला गया। उसके जाते ही माही फ्रेश होने के लिए चली गई। फ्रेश होकर अपने बारे में सोचते हुए उदास हो गई। नीचे सबके सामने तो वह हिम्मत कर ली, पर पता नहीं आगे क्या होगा। क्या कार्तिक उसे अपनाएगा? अपने माता पिता के कहने पर उसने माही से शादी तो कर ली, पर क्या वो इस अधूरे रस्मों रिवाज के साथ हुई शादी को स्वीकार करेगा? क्या वो माही को अपनी पत्नी का दर्जा देगा, या माही एक अधूरी ब्याता बनकर रह जाएगी? जब माही सर्वगुण संपन्न है तो फिर कार्तिक ने उसे अपनाने से इनकार क्यों कर रहा है? जब दोनों परिवारों में पुरानी दोस्ती थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कार्तिक माही का चेहरा भी देखना नहीं चाहता? आगे की कहानी पढ़ने के लिए आपको हमारा अगला भाग 2 पढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।